क्या पढ़ रहे हैं हम? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर ही। तो ग्रेविटेशन में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक मास है, ये अर्थ का मास है और ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है। किसका मास है? किसी ऑब्जेक्ट का। ये अर्थ का मास है, ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस आर है। ये डिस्टेंस क्या है? आर। बट एक मिनट पॉज कर दो इसको। ये एक मास है, ये स्मॉल मास है, ठीक है। तो सपोज करो ये अर्थ का मास है, इसका मास है, और ये एप्पल का मास, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया था कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट। तो ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है ना, ये इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे बोलते हैं इन्हें? मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये जो फोर्स होता है ना, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और जितनी दूरी होगी ज्यादा उतना कम फोर्स लगेगा। मतलब दूरी बढ़ने से फोर्स कम हो जाएगा। जैसे ये डिस्टेंस है, अगर मैं इस डिस्टेंस को डबल कर दूं तो फोर्स 4 गुना कम होगा। कितने गुना कम होगा? 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर का इफेक्ट है। तो इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं हम इसे? इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब ये वाला जो फोर्स है ना, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है ये? इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। समझ गया? कौन? तो ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। मतलब जितना ज्यादा मास होगा ना उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इस संसार में हर वस्तु अपने से दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट। देखो जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, तो वो आपस में बैठे हैं ना, तो उन दोनों में भी वो फोर्स लगता है, और उनका मास बहुत कम होता है, तो उन्हें वो फील नहीं होता, वो फोर्स, ग्रेविटेशन का फोर्स में फील नहीं होता। लेकिन अर्थ और सन का मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, क्योंकि सन ने अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रखा है। मतलब सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स की वजह से अर्थ को सन के चारों तरफ घूमना पड़ रहा है, क्योंकि उनके मास बहुत ज्यादा है, हमारे मास बहुत कम है। हमारे मास बहुत। तो न्यूटन ने बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बताया था कि संसार में हर वस्तु अपने से दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, ठीक है। एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, और वो फोर्स इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, और बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, दूरी बढ़ेगी तो फोर्स, लेकिन स्क्वायर के हिसाब से। अगर दूरी दुगनी होगी तो फोर्स 4 गुना, दूरी 4 गुना तो फोर्स 16 गुना कम हो जाएगा। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है बच्चों, ठीक है। सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखेंगे हम? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा? कैसे? एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स। कैसे लिखा जाएगा? एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स। ये आपको आना चाहिए बच्चों। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, इस संसार में हर वस्तु, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। इस संसार में हर वस्तु अपने से दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है विद ए फोर्स। एक फोर्स से आकर्षित करती है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। ये जो फोर्स होता है ना, ये क्या होता है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, which is directly proportional to the product of the masses, which is directly proportional to product of their masses, which is directly proportional to product of their masses, and inversely proportional to the, inversely proportional to the, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the line joining the center of two masses, between the line joining the center of two masses। ऐसा दो मासेस के सेंटर को जो लाइन जोड़ती है, जैसे ये मास यहाँ पर है ना, तो ये लाइन ऐसे लेनी है, सेंटर टू सेंटर, और सेंटर यहाँ पे। तो बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू मासेस, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? इनको हम कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर हम इनको कंबाइन करेंगे बच्चों, कंबाइन कर देंगे हम इनको, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिल जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू में स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर। अब इस निशान को हटा के क्या लेंगे हम? कैपिटल G। क्या लेंगे हम? कैपिटल G।
ऐसे। इसे क्या कहते हैं हम? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम इसे? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है बच्चों, ये हर प्लेनेट पे सेम होती है और इसकी वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 होती है और ये वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने खोजी थी। हेनरी कैवेंडिश ने। तो ये सब चीजें तुम्हें याद रखनी है। कैपिटल जी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हर ये वैल्यू चेंज नहीं होती है, हर प्लेनेट पे सेम होती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट किसने करी थी इतनी? हेनरी कैवेंडिश ने। इसका यूनिट भी याद रखना है, तो पेपर में ना आपसे इसका यूनिट पूछते हैं। क्या पूछते हैं? इसका यूनिट पूछ सकते हैं, इसका इसकी जी वैल्यू पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो ये क्या है इसका? ये यूनिट है। क्या ये इसका? ये कैपिटल जी है। 2 जी पढ़ हो गया, अब इसमें स्मॉल जी और कैपिटल जी। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझना है कि हर वस्तु एक दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करती है, एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है और वो फोर्स उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मास होगा उनका फोर्स उतना ज्यादा होगा और दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूरी बढ़ने से फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन कैसे कम होगा? दूरी दुगनी होगी तो फोर्स 4 गुना, दूरी 4 गुना, फोर्स 16 गुना। इनवर्स के हिसाब से कमजोर होगा फोर्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये सबसे कमजोर फोर्स होता है सारे फोर्सेस में। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेस, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है। समझ में आ गया? और ये अट्रैक्शन का ही फोर्स है, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है, ये कभी रिपेल नहीं करेगा, अर्थ आपको ऊपर नहीं फेंक देगी, हमेशा नीचे खींचेगी, ठीक है। तो ये फोर्स का नेचर कैसा है? ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था। क्या था? तो ये क्या लॉ है? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। मैं पूछ रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, तो मुझे बता देना, स्टेटमेंट लिख देना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जोइनिंग द सेंटर ऑफ द टू मासेस। सही है? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। सबने स्टोरी तो सबने पढ़ रखी है ना, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, एक सेब गिरा उसके बराबर में आके, तो उसने फिर खोजा, ग्रेविटी खोजी कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल पावर होती है जिसके हिसाब सभी चीजों को नीचे की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ। तो अर्थ के अंदर मौजूद इस पावर को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पावर। क्या कहते हैं उसे? ग्रेविटेशनल पावर कहते हैं, ठीक है। जब ये कोई चीज नीचे की तरफ गिरती है ना, तो अर्थ उसे खींचती है, तो एक फोर्स लगाती है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। ग्रेविटी, और वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? हमेशा अट्रैक्टिव। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। कौन सा लॉ है? न्यूटन। तो यहाँ से मैं वैल्यू पूछ सकता हूँ, कैपिटल जी का वैल्यू बताओ तो बताना, ठीक है। 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। एंड ये वैल्यू किसने खोजा था? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने। और कैपिटल जी का वैल्यू हर प्लेनेट पे सेम होता है, हर प्लेनेट पे क्या होता है? सेम होता है। कर लोगे? चलो करो। 100%। वो बोलेंगे कैपिटल जी को डिफाइन करो, डिफाइन कैपिटल जी। तो किसी भी चीज को डिफाइन करना हो ना, तो उसके लिए देखो कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे तो आप है ना सबको 1 1 मान लो, सिर्फ इसको और इसको छोड़ दो, बाकी सबको 1 1 मान लो। ऐसे कि ये भी मास 1 है और दूसरा जो मास है ना, ये भी मास 1 है और आर कितनी है? 1 मीटर है। आर कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। अब डिफाइन करो। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मास m है और इसका मास m है, ठीक है। तो दोनों का मास 1 1 kg होना चाहिए और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखी होनी चाहिए और दोनों का मास 1 1 kg होना चाहिए। तो अब इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, वही कैपिटल जी होगा। वही क्या होगा? कैपिटल जी। तो कैपिटल जी को कैसे डिफाइन करेंगे? दो मास लो 1 1 kg के, दोनों को एक दूसरे से 1 मीटर दूर रख दो। अब जो भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा उनमें, तो वही क्या होगा? कैपिटल जी। वही क्या होगा? कैपिटल जी। तो डिफाइन करने को आता है, तो ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे लिखोगे आप, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1 kg। दोनों का मास कितना होना चाहिए? 1 kg। दोनों का मास 1 kg होना चाहिए। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होने चाहिए? separated by a distance of 1 meter apart from each other। separated by a distance of 1 meter apart from each other। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 1 मीटर की दूरी पर। It is the force of attraction between two objects each of mass 1 kg separated by a distance of 1 meter apart from each other। ठीक है, ये हो गया कैपिटल जी। क्या हो गया? क्या वैल्यू होती है? तो कैपिटल जी की क्या वैल्यू होती है? कैपिटल जी की 6.67 into 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी मीटर माइनस स्क्वायर। देखो इनको लगता है मुझे आती है, इन्होंने गलत बोली वैल्यू। क्या गलत बोला इन्होंने? -11। भाई हर चीज का वो गलत, +11 तो सारा गलत हो जाएगा आपका। तो आप छो जाए, बच्चों को लगता है मुझे आता है, सब आता है, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं बार-बार पढ़ा दूं, समझ में नहीं आ गया? तो ये बार-बार आपको पढ़ाने की जरूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए चीजों पे, एक एक चीज पे ध्यान देना होता है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल जी। क्या हो गया हमारा? कैपिटल जी, ठीक है। अब देखो एक और चीज होती है, दिस इज स्मॉल जी। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं इसे?
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नाम याद रखिए, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो स्मॉल जी क्या होता है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, जब ये नीचे की तरफ गिरता है तो जब ये नीचे, जैसे मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे गिर रहा है, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ गिरता है ना तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। क्या जाती है इसकी वेलोसिटी? इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो ऑब्जेक्ट उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या जाता है उसे? लेकिन वो अर्थ की वजह से, तो ये अर्थ खींच रही है ना उसे, अर्थ उसे खींच रही है, तो उसकी वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन आता है अर्थ की वजह से। तो इसे बोलते हैं, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। यानी स्मॉल जी एक्सेलरेशन है, और जो चीज एक्सेलरेशन होती है ना वो वेक्टर होती है, वो से वेक्टर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या? स्मॉल जी। तो स्मॉल जी कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अब जी की वजह से कितना, जैसे जैसे जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा ना तो अर्थ इस पे इतना फोर्स लगेगा, F बराबर m इंटू में जी, m इंटू में जी। एक फोर्स है, और एक फोर्स वो है आपका, यानी एक फोर्स हमारा ये भी तो है, g इंटू में m अपॉन में r स्क्वायर, ये भी एक फोर्स है। अब दोनों फोर्स को बराबर कर दो, ये और ये बराबर कर दो, सो एम जी बराबर जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, तो एम से एम कट गया, तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आ गई? जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पेपर में पता है कैसे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, एक पेपर में ऐसे आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, ऐसे आएगा, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन क्या है बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में, क्या रिलेशन है? तो आप क्या लिख देना, ये लिख देना। ठीक है, जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ध्यान रखिए कैपिटल जी है, कैपिटल ये मास ऑफ अर्थ है, क्या है? ये मास ऑफ अर्थ। तो इसकी जी वैल्यू निकालूंगा ना मैं, तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, मास ऑफ अर्थ क्या होता है? 5.98 इंटू में 10 की पावर 24, एंड रेडियस ऑफ अर्थ होता है लगभग 6 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, और सारी वैल्यू सॉल्व करके इतना वैल्यू हो जाएगा, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी का वैल्यू है। ठीक है, स्मॉल जी का। ठीक है, स्मॉल जी का, तो स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड कैपिटल जी का 6.6। एक डिफरेंस आएगा पेपर में डिफरेंस आएगा ऐसे, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो लिख देना, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स वैल्यू इज 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है, लिख दोगे। एंड दूसरा क्या होता है कि ये वैल्यू बदलती है, इट्स वैल्यू डू नॉट चेंजेस, क्या लिखोगे? हाँ, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इट्स वैल्यू डू नॉट चेंजेस एंड इट्स वैल्यू चेंजेस। इसकी स्मॉल जी चेंज होता है, स्मॉल जी कैसे चेंज होता है? जितना अर्थ पे है ना उसको 6 से डिवाइड कर दो, उतना मून पे हो जाएगा, उतना किस पे हो जाएगा? मून पे। तो स्मॉल जी चेंज होता है। ठीक है, तो जितना अर्थ पे होता है स्मॉल जी, उसको 6 से डिवाइड कर दो तो मून पे स्मॉल जी का वैल्यू आ जाएगा, मून पे स्मॉल जी का क्या जाएगा? वैल्यू। समझ में आ गया ना? तो स्मॉल जी किसको कहते हैं बताओ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू, एंड कैपिटल जी किसको कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसको कैपिटल जी कहता है। ठीक है, दोनों का वैल्यू बिल्कुल टिक पे रखो। ठीक है, 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों में क्या दो डिफरेंस आपको समझ में आ गए? सर स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कैपिटल जी का इतना, और स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है, कैपिटल जी का वैल्यू हर प्लेनेट पे सेम रहता है, हर प्लेनेट पे क्या रहता है? तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। समझ में आ गया? यानी अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर, वो बताऊंगा मैं भी आपको। ठीक है, कि कहाँ पे जीरो होता है, कहाँ पर जैसे बोला जीरो होता है। तो बच्चों ये जैसे अर्थ है, ये अर्थ है बच्चों, तो ये इक्वेटर लाइन है, कौन सी लाइन है? इक्वेटर, और ये पोल लाइन है, तो यहाँ पे सेंटर है, तो अर्थ के सेंटर पे स्मॉल जी का वैल्यू जीरो होता है, अर्थ के सेंटर पे क्या होता है? और इक्वेटर से पोल की तरफ जाते समय जी का वैल्यू इंक्रीज होता है, जी का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है, हाँ, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने से जी का वैल्यू इंक्रीज होता है, और सेंटर पे जी का वैल्यू कितना? जीरो। एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हो, इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो, इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज नॉट जीरो। किसमें? अभी इस टॉपिक पे आंसर दो मुझे। ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है? ग्रेविटेशन। क्या चल रहा है हमारा? अभी बुयांसी पे आता है तो बात करेंगे। ठीक है ना, एकदम से बीच में घुस दूंगा ना उस टॉपिक को तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस, स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गया? एक ऐसे डिफरेंस आता है आपका मास और वेट में, इसमें मास और वेट में, ऐसी जैसे मास है और ये वेट है, इसमें डिफरेंस आता है। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? इट्स यूनिट इज केजी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन। मास को किसमें आते हैं हम? इधर देखो भाई, आप लिखने में लगे हो, इधर देखो, इधर देखो, जब पढ़ा रहे होते हैं तो लिखते नहीं है, वहां देखते हैं क्या बोल रहे हो।
तो इसका यूनिट क्या होता है केजी और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन। ठीक है, आगे न्यूटन। अच्छा, जो चीज न्यूटन में होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हो गया दूसरा। तीसरा, इट्स वैल्यू चेंजेस, इट्स वैल्यू डू नॉट चेंजेस। मास कभी बदलता नहीं है, मास कभी बदलता नहीं है। क्या बदलता है? वेट 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 वेट। क्या बदलता है? वेट। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, जैसे मेरा मास यहाँ पे 70 किलो है, मैं मून पे चला गया तो मून पे मेरा मास कितना होगा? 70 ही होगा, क्योंकि आपने मास बोला, वेट नहीं बोला, तो वेट बदल जाता है। तो वेट की बात करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? चलो नोट करो इसे। देखो डिफरेंस, देखो जल्दी से, देखो डिफरेंस है ना, आपको डिफरेंस आएगा मास एंड वेट में, मास एंड वेट में। तो मास और वेट में डिफरेंस कैसे लिखेंगे? ये मास है और ये वेट है, तो इट्स एसआई यूनिट इज, बोलो, केजी, और इट्स एसआई यूनिट इज, हाँ, न्यूटन। इट एसआई यूनिट इज, जो चीज न्यूटन में होती है वेक्टर होती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? तो कैसी क्वांटिटी बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और इट्स वैल्यू डू नॉट चेंजेस, इसकी वैल्यू नहीं बदलती। इट्स वैल्यू डू नॉट चेंजेस, इसकी वैल्यू नहीं बदलती, एंड इट्स वैल्यू चेंजेस, इट्स वैल्यू चेंजेस। ये याद रखना, ठीक है? ये वेट बदलता है, वेट बदलता है। वेट कैसे बदलता है बच्चों? वेट का फॉर्मूला होता है mg और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो जितना वेट हमारा अर्थ पे होता है ना, हम उसे 6 से डिवाइड कर देंगे तो वेट हमारा मून पे आएगा। वेट किस पर आएगा? मून पे। तो पेपर में छोटा सा क्वेश्चन जरूर देते हैं, वो बोल देते हैं अर्थ पे वेट इतना तो मून पे वेट कितना, एक नंबर में पूछते हैं, ठीक है, एमसीक्यू। बस आपको पढ़ना आना चाहिए। बोलेंगे अर्थ पे वेट 60 न्यूटन है, तो मून पे वेट कितना होगा ऐसे। हाँ, तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे करके, तो ये वेट ऑन मून आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे तो वेट ऑन मून आ जाएगा, वेट ऑन मून। सो वेट ऑन मून कितना जाएगा आपका? बोलिए 10 न्यूटन। लेकिन अब ये क्वेश्चन वैसे लेते हैं अलग तरीके से। वो बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट का अर्थ पर मास 10 kg है, अब बताओ उसका वेट मून पर कितना होगा? वेट मून पर कितना होगा? ठीक है, अब कंफ्यूज हो गए ना सर, ये तो आपने मास दे दिया, वेट नहीं दिया। अगर मैं वेट देता तो आप फॉर्मूला लगा देते, और मैंने मास दे दिया तो आप वेट निकालो ना मास से। भैया वेट निकाल दो, वेट का तो फॉर्मूला पता है ना आपको, m इंटू जी, m इंटू, हाँ, तो मास रख लो यहाँ पे 10 और जी की वैल्यू 9.8 रख लो, मल्टीप्लाई कर दो 98 न्यूटन, 98 न्यूटन। ये वेट आ गया ना, अब निकाल दो वेट ऑन मून। तो वेट ऑन मून क्या हो गया? वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो 98 को आप 6 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन पूछा एक ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 70 kg है, मून पे कितना होगा? बोलो, एक ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 70 kg है, मून पे कितना होगा? अब क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, 70 ही तो होगा, मास पूछा ना मैंने, तो मास थोड़ा चेंज हो जाएगा, वेट चेंज होता है, वेट आया समझ में? थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान दो। इसमें मैंने पूछा एक ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे इतना है, उसका वेट मून पे कितना होगा? मैंने वेट पूछा, तो आप पहले अर्थ पे वेट निकालो ना। आप अर्थ पे वेट निकाल के 6 से डिवाइड कर दो, मून पे वेट आ गया। अरे अभी मैंने क्या बोला? एक ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 70 kg है, मून पे कितना होगा? तो मैंने मास बोला ना, तो मास तो ना चेंज होगा, मास 70 kg ही रहेगा। तो मास को किस में नापते हैं? केजी में। मास किस में नापते हैं? केजी में। वेट को, हाँ, वेट को न्यूटन में नापते हैं। फोर्स को भी तो न्यूटन में नापते हैं। फोर्स किस में नापते हैं? न्यूटन में। तो जितना वेट हमारा अर्थ पे होता है, अगर हम उसे किससे डिवाइड कर दें? 6 से, तो हमारा वेट किस पे जाएगा? मून पे। तो वेट एक तरह की फीलिंग होती है, एक तरह क्या होती है? फीलिंग। आप फील कैसा कर रहे हो आपका वेट है? जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हुआ हूं, तो मैं अर्थ को दबा रहा हूं ऐसे, अर्थ मुझे ऊपर की तरफ दबा रही है, ऊपर है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो एक्शन रिएक्शन। तो अगर मैं एक्शन लगाऊंगा अर्थ पे, तो अर्थ क्या लगा देगी? रिएक्शन। तो जो अर्थ मुझे ऊपर की तरफ दबाती है, वो मुझे मेरा वेट फील करवा देती है। तो अर्थ द्वारा हम पर ऊपर की तरफ लगाया गया बल हमारा वेट होता है। जब लिफ्ट में ऊपर जाओ तो भारी भारी सा फील होगा, नीचे आओ हल्का फील होगा, तो 2-3 बार ऊपर नहीं जाओगे सर में दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो फीलिंग है ना, वही तो वेट है आपका। देखो वेट एक फीलिंग है। आप पहाड़ों पर चले गए, वेट कम हो जाता है, फीलिंग कम होगी, आपको हल्का फील करोगे आप। हल्का कुछ घटा थोड़ा ना हमारी बॉडी में से, जो फील कर रहे हैं हल्का, वो वेट है, वो फीलिंग वेट है। वो फीलिंग क्या है? वेट। अब एक होती है वेटलेसनेस, क्या होती है कंडीशन? वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस क्या होता है? वेटलेसनेस, ये वेट, ये लेस और ये नेस, भारहीनता कहते हैं वेटलेसनेस। जैसे मान लो हम छत पे से कूद गए, तो बीच में जो फीलिंग होगी वो होगी वेटलेसनेस। मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है, एकदम से लिफ्ट की तार टूट जाए, वो धड़ाम से लिफ्ट नीचे आएगी ना, तो वो वेटलेसनेस की फीलिंग होगी। ये लगेगा वेट ही नहीं है, वो वेटलेसनेस की फीलिंग तो होगी। वेट तो है ही नहीं ना,
आप वेट कब फील होगा? जब किसी चीज को दबाओगे तभी तो वेट फील होगा। अब आप ऊपर से कूद गए, आप किसी चीज को दबा ही नहीं रहे, तो वेट कहाँ फील होगा? फिर तो वेट फील नहीं होगा। तो उसे क्या कहेंगे? वेटलेसनेस। क्या कहेंगे उसे हम? वेटलेसनेस कहेंगे, वेटलेस। तो लिफ्ट में ऊपर जाते समय भारी फील होता है, वो फीलिंग वेट है। नीचे जाते समय हल्का फील होता है, वो फीलिंग वेट है। फीलिंग है वेट, कैसा फील कर रहे हो, भारी हल्की, वही आपका वेट है। तो वेट को न्यूटन में नापते हैं, नापते हैं न्यूटन में। और वेट को हम 6 से डिवाइड कर देंगे अर्थ पे, तो मून पे वेट आ जाएगा। मून पे हम हल्का फील करेंगे, अर्थ पे भारी। चलो करो नोट। कैपिटल जी में तो क्या लिखोगे बताओ? इट इज एन एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड इट इज, ये क्या है? इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है? न्यूटन। और इस वैल्यू कितनी है? और इट्स वैल्यू डू नॉट चेंज, इट्स वैल्यू डू नॉट, और इट्स वैल्यू चेंजेस, इट्स वैल्यू changes. Its value at the center of earth is not zero. Its value at the center, बच्चों आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं पूछ भी सकता हूँ हर चीज आपसे, कल टेस्ट ले सकता हूँ इसका। Its value at the center of earth is not zero. Its value at the center of earth is zero. Its value at the center of earth. Its value at the center of earth क्या हो गई? Is zero. Is zero. ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन आता है पेपर में, इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके इंपोर्टेंस लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं इसके? इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो क्या लिखने हैं हमें इसके? इंपोर्टेंस है, इंपोर्टेंस लिखने हैं इसके। तो ये लॉ क्या है? द लॉ डेट बाइंड अस टू द अर्थ, ये लॉ हमें अर्थ से बांध के रखता है। द लॉ डेट बाइंड अस टू द अर्थ, ये लॉ हमें अर्थ से बांध के रखता है, पहला इंपोर्टेंस। दूसरा, द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन, द मोशन ऑफ प्लेनेट, ठीक है। प्लेनेट का मोशन सन के चारों तरफ इसकी वजह से है, ठीक है। थर्ड, द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, द मोशन ऑफ मून, द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, वो भी इसकी वजह से है। द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, जो टाइड्स वगैरह आती हैं वो भी इसकी वजह से आती हैं। द टाइड्स ड्यू टू द सन एंड मून, द टाइड्स ड्यू टू द सन एंड मून। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंस है, पेपर में आएगा राइट इंपोर्टेंस, ये तो इंपोर्टेंस की भाषा में आएगा। और एक आता है राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलग है, वो स्टेटमेंट जो लिखा है, और इंपोर्टेंस अलग है। ये मैंने आपको कई बार बताया, क्योंकि बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। इंपोर्टेंस में वो लिख देते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन पेपर में आते आते इसके बिना एग्जाम नहीं बनेगा। ये 100% क्वेश्चन है कि इंपोर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। ये इंपोर्टेंस है, द लॉ दैट बाइंड अस टू द अर्थ, द मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। प्लेनेट का मोशन सन के चारों तरफ इसकी वजह से होता है, मून का मोशन अर्थ के चारों तरफ इसकी वजह से होता है। टाइड्स वगैरह सन और मून की वजह से आते हैं, वो भी इसी लॉ की वजह से आते हैं, ये ग्रेविटेशन लॉ की वजह से नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। समझ में आ गया क्या? तो पेपर में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो इंपोर्टेंस लिख दो, मास और वेट में डिफरेंस, स्मॉल जी कैपिटल जी में डिफरेंस, ठीक है, ठीक है, स्मॉल जी कैपिटल जी में डिफरेंस। एक बच्चों एक क्वेश्चन आता है वेरिएशन, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी की वैल्यू में वेरिएशन, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। जो स्मॉल जी की वैल्यू है उसमें वेरिएशन किसकी वजह से होता है? तो 4 चीजों की वजह से वेरिएशन होता है। डेप्थ की वजह से, ठीक है, हाइट की वजह से, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के घूमने की वजह से, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, एंड चौथा ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप की वजह से, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। इन 4 चीजों की वजह से स्मॉल जी की वैल्यू में वेरिएशन होता है। डेप्थ की वजह से, हाइट की वजह से, तो डेप्थ की वजह से स्मॉल जी की वैल्यू घटती है, और हाइट की वजह से भी घटती है। मतलब जमीन के अंदर जी की वैल्यू कम हो जाएगी, उस ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी, हाइट की से, डेप्थ की वजह से। सरफेस पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाने से घटेगी, नीचे जाने से घटेगी,
ठीक है। रोटेशन से भी घटेगी, अर्थ के रोटेशन से भी फर्क पड़ता है, और शेप की वजह से भी घटती है। शेप से क्या होता है, जैसे मान लो अर्थ पूरी तरीके से ऐसे, गोला नहीं है, पूरा ऐसा है, मतलब अर्थ का ये वाला रेडियस थोड़ा बड़ा है इक्वेटर का, और ये पोल का रेडियस है। तो इक्वेटर का रेडियस अर्थ का बड़ा है पोल के रेडियस से, और जी की वैल्यू ये होती है gm/r²। ठीक है, अगर ये बड़ा तो ये छोटा हो जाएगा। अगर रेडियस इक्वेटर का बड़ा है तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे छोटी हो जाएगी, तो जी की वैल्यू पोल पे बड़ी होगी, इक्वेटर पे छोटी होगी। मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाने से, ये पोल है इक्वेटर, तो इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने से जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये पेपर में पूछते हैं आपसे क्वेश्चन कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी व्हेन यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने से जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो रेडियस कहां का बड़ा होता है, इक्वेटर का, पोल का छोटा होता है। लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू पोल पे बड़ी, इक्वेटर पे छोटी होती है। और सेंटर पे स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, 0। देखो स्मॉल जी का वैल्यू सेंटर पे 0 है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है ना। ठीक है, अगर ये 0 है तो सेंटर पे वेट भी कितना हो जाएगा, 0। तो किसी वस्तु का वेट अर्थ के सेंटर पे कितना होता है, स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर पर 0। ओके, रेडियस कहां का बड़ा, पोल का कि इक्वेटर का। तो जी की वैल्यू कहां बढ़ी, पोल पे कि इक्वेटर पे। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने से जी की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे जी की वैल्यू बढ़ेगी। और जी की वैल्यू में वेरिएशन किन 4 चीजों की वजह से होते हैं बताइए बच्चे। हाँ, तो जी की वैल्यू में वेरिएशन होते हैं ड्यू टू द डेप्थ, ड्यू टू द हाइट, ड्यू टू द रोटेशन, ड्यू टू द शेप। शेप की वजह से देखो जी की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो मतलब रेडियस छोटे बड़े होने से जी की वैल्यू में बदलाव आ रहा है, जी की वैल्यू में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसको।